नमस्ते बच्चों। आज हम अपठित गद्यांश अर्थात गद्य का वह हिस्सा जो हमने पढ़ा नहीं है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्राय यह एग्ज़ाम्स में जो अभी चल रहा है, हमारा हर शनिवार को एक क्विज़ कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें ये पूछा जाता है, उसमें गद्य का एक हिस्सा दिया होता है और उसके आधार पर कुछ प्रश्न नीचे दिए होते हैं। तो बच्चों, जो ये गद्यांश है ये अपठित होता है, अर्थात जिसको हमने पढ़ा नहीं है, अर्थात ये हमारी किताब से बाहर होता है। किताब से बाहर का मतलब हमने उसको पढ़ा नहीं है, वो पाठ में शामिल नहीं है। तो अपठित गद्यांश देने का जो उद्देश्य है वो हमारे पठन कौशल को बढ़ावा देने से, अर्थात जो हमारा पढ़ने की जो क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसका विकास करना है। तो हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं उनको किस तरह से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि गद्यांश को हम कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे। हल करने से पूर्व उसको हमें 2-3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो गद्यांश में दिया हुआ है वह कुछ हमें ठीक से समझ में आने लग जाता है कि क्या दिया हुआ है। अगर अभी हमारे पढ़ने की क्षमता कम है, अर्थात हम शब्दों को थोड़ा जोड़ कर पढ़ रहे हैं, तो हमें उसको कम से कम हल करने से पहले 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम यह योग्यता हासिल करेंगे उत्तर देने की। तो हम चलते हैं। अब उदाहरण के लिए हम एक गद्यांश लेंगे। अब ये गद्यांश दिया हुआ है, देखिए। एक राजा बहुत आलसी था, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था। परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुलाकर कहा, मुझे कोई दवाई दो, और यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है। अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबल दिए और कहा, श्रीमान जी, 1 घंटे तक इन डंबल को घुमाइए। याद रखिए, यदि आपको पसीना न आया तो ये गोलियां असर न करेगी। राजा ने रोज़ ऐसा ही किया और वह 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गया। तो बच्चों, ये उदाहरण के लिए हमने एक पैराग्राफ, एक गद्यांश लिया है। हमें इसको 2-3 बार अवश्य पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारी जो पठन कौशल है वो और अच्छा हो जाए। हमने जो करना है उसको हम ठीक से समझ सके, आखिर इसमें दिया क्या हुआ है। पढ़ते समय हमें जो ऐसे शब्द जो कठिन से लगते हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे अलग से, आगे भाई इसका अभिप्राय क्या है। जैसे आलसी, पहली लाइन में आया हुआ। आलसी का मतलब जो आलस्य करता है काम करने में, जिसका मन नहीं करता। इसके बाद भी परिणाम स्वरूप जैसे शब्द है, यानी जो काम किया है उसका परिणाम, उसके परिणाम के बाद में जो होता है, यानी उसका क्या परिणाम निकला उस काम का। जैसे वो काम नहीं करता तो परिणाम स्वरूप बीमार पड़ गया वह राजा। तो इस प्रकार कोई अगर इस तरह का शब्द आते हैं तो हमें उसे समझने का प्रयास करेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे। तो पहले हम इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ठीक से। इसके बाद हम प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो पुनः यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह प्रश्न आया किस लाइन में है। तो फिर उस लाइन में दोबारा पढ़ के फिर उसका उत्तर देंगे। प्राय 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यह होता है कि एक प्रश्न दिया हुआ है और उसके नीचे एक पंक्ति में हमने उत्तर देना है। दूसरा, प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें सही को चुनना है। प्राय छोटे लेवल पर इसी तरह के प्रश्न आते हैं।
नवोदय है या सैनिक स्कूल है, राइस स्पोर्ट्स आदि में जो सिलेबस है उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो हम ये ध्यान रखें, यदि एक लाइन में उत्तर देना है तो जैसा प्रश्न है ठीक वैसा ही उत्तर देना पड़ेगा। यानी पैराग्राफ में चाहे उस लाइन को अलग ढंग से दिया हुआ है, प्रश्न अलग ढंग से पूछा है, लेकिन जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर देंगे। ये नहीं कि पैराग्राफ में से वो लाइन यूं की यूं उतार कर नीचे लिख दें। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम जैसा प्रश्न है ठीक उसी तरह से हमें उसका उत्तर देना होगा। दूसरा जो अभी हम बात करेंगे, जहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं और उनमें से हमें एक को चुनना है, तो किस तरह से हम करेंगे। अब हम इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न लेते हैं और प्रश्न है राजा कैसा था। यानी अब प्रश्न पर भी विचार करेंगे, भाई राजा के बारे में पूछा गया है कि राजा कैसा था। पहला विकल्प दिया हुआ है महान, दूसरा विकल्प है धनी जिसके पास धन हो, तीसरा है आलसी जो आलस्य करता है, और चौथा उत्तर दिया है उदार यानी जिसका स्वभाव दूसरे के प्रति नरम हो। तो अब इन चारों विकल्प में से हमें ठीक चुनना है। तो हमें पहले तो जो प्रश्न दिया है उसको ढूंढना है वो किस लाइन में कहाँ पर है। पैराग्राफ में हमने देखा, इसको अलग से इंडिकेट किया हुआ है कि पहली जो लाइन है उसमें दिया हुआ है कि एक राजा बहुत आलसी था। इसका मतलब राजा का जो स्वभाव था वो आलस्य पूर्ण था, यानी आलसी था वो। अब हम समझ में आ गया कि राजा कैसा था, आलसी। तो अब हम सही जो विकल्प है हमारा सी, उस पर निशान लगाएंगे। अब प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 दिया हुआ है गोलियां असर नहीं करेगी अगर, यानी गोलियां असर नहीं करेगी अगर, यानी इनमें से कोई काम हुआ तो गोलियां असर नहीं करेंगी। अब हमें वो काम ढूंढना है। ए दिया हुआ है ठीक से नहीं ली गई, दूसरा खाने के बाद ली गई, यानी पहले तो ठीक से नहीं ली गई समय पर, खाने के बाद ली गई हो, और तीसरा है राजा ने पसीना ना बहाया, यानी राजा ने मेहनत नहीं की है, और चौथा विकल्प है हमारे पास कि अगले दिन ली गई, मतलब जिस दिन बीमार है उस दिन के बजाय अगले दिन ली गई। अगले दिन हम ले ही नहीं पा रहे, सोच रहे अगले दिन ले लेंगे। अब हम फिर से इसको देखेंगे, ये प्रश्न पैराग्राफ में कहाँ है, तो हमने पढ़ने के बाद पता चला है नीचे की लाइंस में है ये। याद रखिए यदि आपको पसीना न आया तो ये गोलियां असर न करेगी। इसका मतलब अगर आपने मेहनत नहीं की, पसीना नहीं आया आपको, तो गोलियां असर नहीं करेंगी। अब हम उत्तर देखेंगे तो पता चलेगा कि राजा ने पसीना ना बहाया। अब हम आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राजा की बीमारी का क्या कारण था, यानी राजा जो बीमार हो गया था वो किस कारण से हुआ था। पहला इसका जो विकल्प दिया हुआ है उसका आलस्य, यानी वो आलस्य करता था इस कारण से था। दूसरा है अस्वास्थ्यकर भोजन, यानी जो वह भोजन कर रहा था वह भोजन स्वास्थ्य कारक नहीं था, अर्थात उसमें ऐसा भोजन जो शरीर को स्वस्थ कर दे, ऐसा भोजन नहीं ले रहा था। तीसरा विकल्प है धन दौलत, यानी उसके पास धन ज़्यादा था। और 4 राजा होने के कारण, यानी वो राजा था, हो सकता है उसके घमंड था या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। अब हमें ढूंढना है राजा की बीमारी का क्या कारण था। तो हम फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे कि पहली लाइन है कि एक राजा बहुत आलसी था, यानी बहुत आलस्य करता था, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता, परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। तो यानी उसका स्वभाव कैसा था, आलस्य का, तो उत्तर आएगा उसका आलस्य। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है अगले दिन का क्या अर्थ है। जैसे उसमें आया है कि भाई जब डॉक्टर ने उसको दवाई दी और उसने अगले दिन से वह दवाइयाँ, वह गोलियाँ लेना शुरू की,
तो यहाँ अगले दिन का क्या मतलब है? जब पैराग्राफ आता है अर्थात गद्यांश आता है तो उसमें से कुछ प्रश्न हिंदी व्याकरण से भी संबंधित आते हैं। तो ये इसका मीनिंग पूछा है, इसका मतलब पूछा है, इसका अर्थ पूछा है अगले दिन। पहला विकल्प है बीता हुआ कल, दूसरा विकल्प है आने वाला दिन, सी छुट्टी का दिन और डी कोई भी दिन। अब अगले दिन का मतलब जो आगे आएगा, अगला दिन, तो इसका मतलब इसका विकल्प जो आएगा बी आएगा। हम इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबल दी। अगले दिन जब उसने बीमारी का पूछा तो उससे नेक्स्ट डे अगले दिन उसने राजा को कुछ दवाइयाँ कुछ गोलियां दी। तो अगले दिन का मतलब आने वाला दिन। अब हम आगे चलते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 5 समझने के लिए। आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? गद्यांश में से 5 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न तो व्याकरण से संबंधित होते हैं, तो ये भी व्याकरण का हिस्सा है। विलोम, विलोम का होता है उल्टा, यानी जिसका मीनिंग उल्टा हो, विपरीत अर्थ हो, विपरीतार्थक भी इसको बोलते हैं विलोम शब्द को। तो पहला है महान, दूसरा है धनी, तीसरा है उदार और चौथा है मेहनती। यानी आलसी, जैसे आलसी का हम मीनिंग जानेंगे तो आलसी का अर्थ है आलस्य करने वाला, और विलोम जो आलस्य ना करने वाला हो, और जो आलस्य नहीं करेगा तो मेहनती होगा वो। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प आएगा हमारे पास? डी। तो डी विकल्प बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों हमने प्रयास किया है समझने का। तो हम जब पैराग्राफ या गद्यांश आता है तो उसको ठीक से 2-3 बार हम पढ़ेंगे, और जब प्रश्नों का हल करेंगे प्रश्नों को, तो उसके बाद पुनः उस लाइन को हम ढूंढेंगे, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी, और उन लाइंस के आधार पर फिर हम विकल्प चुनेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।